कल हमने छोटी आंत की संरचना एवं कार्य प्रणाली का संक्षेप में अध्ययन किया। आज हम उसका और डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि छोटी आंत की कुल लंबाई 7.5 मीटर तक लंबी होती है तथा शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटी आंत का आकार काफी ज्यादा होता है, क्योंकि सेल्यूलोज युक्त भोजन को पचाने के लिए काफी लंबा मार्ग तय करने की आवश्यकता होती है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति के अंदर असंख्य रोम के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम कहा जाता है। दीर्घ रोम की जो संरचना होती है उसके अंदर असंख्य रुधिर वाहिनिकाएं पाई जाती है। इन रुधिर वाहिनिकाओं के अंदर रुधिर का प्रवाह होता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति के माध्यम से पचे हुए कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के एमिनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लूकोज इत्यादि का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लिया जाता है और उसे रुधिर में भेज दिया जाता है और रुधिर से होते हुए इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है ताकि हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक भाग का सही ढंग से विकास हो सके। आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत के विभिन्न भागों के बारे में। छोटी आंत के प्रमुख भागों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट भाग है ग्रहणी, दूसरा वाला भाग है इसके अंदर अग्र क्षुद्रांत्र और तीसरा वाला भाग है क्षुद्रांत्र। जैसा कि क्षुद्रांत्र से तात्पर्य है छोटी आंत, क्षुद्र मतलब छोटी, आंत्र मतलब आंत। क्षुद्र आंत्र के अंदर भोजन के संपूर्ण घटकों का संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रहणी के बारे में। ग्रहणी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स एवं हार्मोन निकलते हैं जो कि भोजन के सभी अवयवों को पचाने की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें से मुख्य रूप से जो एंजाइम्स निकलते हैं, ये एंजाइम्स देखा जाए तो अग्नाशय, सेकंड नंबर है यकृत और थर्ड नंबर है लार ग्रंथि। इन तीनों अंगों से एंजाइम आते हैं ग्रहणी के अंदर और ग्रहणी के अंदर एंजाइमों के माध्यम से भोजन के विभिन्न प्रकार के घटकों का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद पश्चात जो घटक ग्रहणी के अंदर पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं वे अग्र क्षुद्रांत के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। न केवल एंजाइम निकलते हैं अपितु विशिष्ट प्रकार के हार्मोन भी स्रावित होते हैं। इन हार्मोन्स के अंदर मुख्य रूप से इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन हार्मोन को सम्मिलित किया जा सकता है। ये 2 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं मुख्य रूप से ग्रहणी के अंदर आते हैं और वे भोजन के विभिन्न भागों को, विभिन्न घटकों को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। ग्रहणी से भोजन अग्र क्षुद्रांत के अंदर चला जाता है। अग्र क्षुद्रांत की जो संरचना होती है वह कुंडलित, सर्पिलाकार, कुंडलित सर्पिलाकार होती है तथा इसमें बचे हुए भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। इसके पश्चात जिस भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है वह भोजन क्षुद्रांत के अंदर चला जाता है। क्षुद्रांत के अंदर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी हो जाए। कुछ भोजन का जो भाग है वह आपके वृद्धांत के अंतर्गत भेज दिया जाता है। अब हम वृद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वृद्धांत्र। अगर इसका विच्छेद किया जाए तो वृद्ध प्लस आंत्र यानी इसे बड़ी आंत भी कहा जाता है। इसे बड़ी आंत कहा जाता है, इसका कारण क्या है पहले इसको समझते हैं। छोटी आंत का जो लंबाई होती है वह 7.5 मीटर तक होती है।
लेकिन बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर तक होती है। तो आपके सामने प्रश्न उठता है तो हमें छोटी आंत को बड़ी आंत कहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। छोटी आंत की जो चौड़ाई होती है वह बड़ी आंत से कम होती है। छोटी आंत की जो चौड़ाई है वह बड़ी आंत से कम होती है। इस कारण से वृहदांत्र को हम वृहदांत्र कहते हैं, इसकी चौड़ाई के आधार पर, न कि इसकी लंबाई के आधार पर। अब जब हम वृहदांत्र का हेडिंग हमने लगाया तो हम वृहदांत्र के कार्य एवं इसकी संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वृहदांत्र की संरचना एवं कार्य प्रणाली के बारे में। अभी तक हमने छोटी आंत का अध्ययन किया, अब हम वृहदांत्र की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। वृहदांत्र का जो आकार होता है वह अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान होता है। इसका जो आकार होता है ना वह अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान होता है। ठीक है, अब इसका जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर तक होती है। इसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। इसका जो मेन काम क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है छोटी आंत के द्वारा लाए गए अपचित भोजन को वृहदांत्र के माध्यम से पूर्ण रूप से पचा लिया जाता है तथा वृहदांत्र के माध्यम से अपचित भोजन में से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण कर लिया जाता है। यानी अपचित भोजन में से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण कर लिया जाता है। अंत में इस अपचित भोजन को मलाशय तक पहुंचाया जाता है और मलाशय द्वारा मल के रूप में इस अपचित भोजन को विसर्जित कर दिया जाता है। अब हम इसके अंदर वृहदांत्र के अंतर्गत इसके प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे। वृहदांत्र के प्रमुख भाग, अभी तक तो हमने इसके कार्यों के बारे में पढ़ा है, अब हम वृहदांत्र के प्रमुख भागों का अध्ययन करेंगे। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आरोही वृहदांत्र। आरोही वृहदांत्र। दूसरे नंबर पर आती है अवरोही। आरोही का उल्टा हो गया अवरोही वृहदांत्र। तीसरा है आपके अनुप्रस्थ वृहदांत्र और चौथे नंबर पे है सिग्माकार वृहदांत्र। ये कुल मिलाकर के वृहदांत्र के 4 भाग होते हैं। इसमें जो आरोही वृहदांत्र होती है उसकी जो लंबाई होती है वह 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसमें अवरोही वृहदांत्र की कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। अनुप्रस्थ वृहदांत्र की जो लंबाई होती है कुल मिलाकर 50 सेंटीमीटर तक होती है एवं सिग्माकार वृहदांत्र की कुल लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। ये इसके प्रमुख भाग हो जाते हैं। इसके अलावा मोटे रूप में इसके 3 भाग होते हैं जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। इसका जो प्रारंभिक भाग होता है वह कहलाता है अंगनाल। अंगनाल वह भाग होता है जो कि वृहदांत्र का प्रारंभिक भाग कहलाता है। वृहदांत्र के इस भाग के माध्यम से जो बचा हुआ भोजन होता है उसका किण्वन विधि के माध्यम से
जो पचित भोजन है उसका किण्वन होगा, पचित भोजन का किण्वन होगा और किण्वन के माध्यम से उसको सरलतम अणुओं में बदल दिया जाएगा। इसे सरलतम अणुओं में बदल दिया जाएगा और उसका अवशोषण कर लिया जाएगा। अंधनाल के आंतरिक भाग में नीचे वाले भाग की तरफ लगभग 4 से 6 इंच लंबी, 4 से 6 इंच लंबी एक नली के समान संरचना होती है। नली के समान संरचना होती है। इस संरचना को कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। कृमि रूप परिशेषिका भी इसे कहा जाता है। कृमि रूप परिशेषिका को बोलचाल की भाषा में अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए अपेंडिक्स के माध्यम से, यानी इस कृमि रूप परिशेषिका का आजकल कोई यूज नहीं होता है। पुराने समय में इसका उपयोग सेल्यूलोज के पाचन में किया जाता था। सेल्यूलोज युक्त भोजन को पचाने में इसका उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग होता था। अब हम पढ़ेंगे जो वृद्धांत्र के ये जो भाग थे, वृद्धांत्र के प्रमुख भाग, आरोही जिसकी कुल लंबाई 15 सेंटीमीटर, अवरोही वृद्धांत्र जिसकी कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र जिसकी कुल लंबाई 50 सेंटीमीटर और सिग्मोआकार वृद्धांत्र जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। जो थर्ड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट हो गया, या आपके फर्स्ट पार्ट हो गया, और जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में देख लेते हैं, मलाशय। मलाशय जो होता है वह वृद्धांत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है एवं आहार नाल का अंतिम सिरा माना जाता है। इसकी कुल लंबाई, पहला पॉइंट, इसकी कुल लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। सेकंड चीज जो होती है इसके अंदर, इसकी कुल लंबाई का अंतिम 30 सेंटीमीटर वाला भाग गुदानाल कहलाता है। अंतिम 3 सेंटीमीटर वाला भाग गुदानाल कहलाएगा। गुदानाल कहलाएगा। इसकी जो लंबाई होगी वह लगभग 3 सेंटीमीटर तक होगी। चौथी चीज इसके अंदर आती है कि गुदानाल के अंतिम भाग पर एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे मलद्वार कहते हैं। इसे हम मलद्वार कहेंगे। गुदानाल का अंतिम भाग जो गोलाकार होता है, छिद्र के रूप में खुलता है, इसे हम मलद्वार कहेंगे। इसके अंदर मुख्य रूप से देखा जाए 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। एक तो अंतःसंवर्णी पेशी और दूसरा होता है बहिःसंवर्णी पेशी। दो प्रकार की पेशियां इसमें पाई जाती हैं। पहला होता है अंतःसंवर्णी, सेकंड नंबर होता है बहिःसंवर्णी पेशी। अपचित भोजन जब मलाशय के अंदर आता है तो वह मलाशय से होते हुए गुदानाल के अंदर जाएगा और गुदानाल के अंदर अंतःसंवर्णी और बहिःसंवर्णी नामक 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, जिसके माध्यम से जो है अपचित भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और मल को बाहर निकालने में म्यूकस एवं श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, जिसके माध्यम से मल सरलतापूर्वक शरीर से बाहर
निकाल दिया जाता है। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।